लोकसभा चुनाव के बाद पहले चुनावी परीक्षा के नतीजे आ रहे हैं और 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है और लगातार हम हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक कुमार कनेक्ट होंगे और वो हमारे तक बिहार से जुड़ा अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए बड़ी खबर, आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। 2 घंटे से वोटों की गिनती चल रही है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर यह मतगणना उपचुनाव को लेकर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज मतगणना का दिन है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली परीक्षा। कौन होगा इस परीक्षा में फेल या पास, शाम तक हो जाएगी तस्वीर बिल्कुल क्लियर, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके हैं। वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। 13 विधानसभा सीटों पर यह मतगणना चल रही है लोकसभा चुनाव के बाद और ये पहली परीक्षा। पश्चिम बंगाल में रायगंज, रानाघाट, दक्षिण, बागदा और मानकतला, इन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और अभी तक के रुझानों में सभी 4 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आगे चल रही है। तो रायगंज, रानाघाट, दक्षिण सीट पर उपचुनाव पश्चिम बंगाल में और अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें सभी की सभी 4 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आगे चल रही है। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या अपडेट है, सीधा आपको कोलकाता लेकर चलते हैं। रूमा पॉल मेरे साथ इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। रूमा, 4 सीटों पर ममता बनर्जी के लिए फिलहाल अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। रुझान शुरुआती यही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। आप ग्राउंड जीरो पर क्या देख पा रही हैं रूमा? जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों में फिलहाल तो तृणमूल कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना रखी है। देखिए, ये 3 जो विधानसभा केंद्र हैं, कोलकाता उत्तर में मानिकतला को छोड़कर 3 जो विधानसभा केंद्र है वो बीजेपी के कब्जे में थी। अब बीजेपी के कब्जे में 2021 में थी। उसके बाद बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब उन्होंने फिर 2024 के जो लोकसभा चुनाव में वो लड़ा, लेकिन वो हार गए थे। फिलहाल अब क्या स्टेटस है, अभी हम लोग बिल्कुल है सीओ दफ्तर, मतलब जहां पर इलेक्शन कमीशन है, कौन किस वोटों से आगे है मैं एक बार आपको दिखा देती हूं। जहां पर तृणमूल कांग्रेस के मानिकतला क्षेत्र में सुप्ति पांडे 6824 वोट उन्हें मिले हैं और 4846 वोटों से वो आगे हैं। बीजेपी के कल्याण चौबे उन्हें मिले हैं 1978 वोट, 4846 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सीपीआईएम के 775, वो भी 6049 वोटों से पीछे चल रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बता दूंगी मानिकतला को लेकर। मानिकतला में जो जैसे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कल्याण चौबे ने बार-बार इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई कि यहां पर कोई चुनाव ही नहीं हुआ है, यहां पर बीजेपी एजेंट को बैठने नहीं दिया गया है, ऐसी गुहार उन्होंने लगाई थी। और रिपोल 89 ऐसे बूथ थे जहां पर वो रिपोल की मांग कर रहे थे। फिलहाल रिपोल नहीं हुआ है और वो अपने जैसे लग रहा था, जैसे इलेक्शन कमीशन में जब आए थे जैसे लग रहा था कि वो अपने हारे हुए लग रहे हैं, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी वोट नहीं हुआ है। मैं एक बार और दिखा दूं, जहां पर कृष्ण कल्याणी यहां पर दिखा रहे हैं जैसे 8655 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये तृणमूल कांग्रेस के हैं रायगंज में और बीजेपी के मानस कुमार घोष 5081 वोट मिले हैं, 3474 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी लग रहा है जो कांग्रेस और जो सीपीएम के जो उनकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। और तीनों जैसे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ बीजेपी ने 2021 में बढ़त बनाई थी, जीती थी, वही सीट अभी तृणमूल के खाते में जाने जा रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है, थोड़ा सा इंतजार हमें अभी और करना होगा नतीजों के करीब पहुंचने में। बड़ी खबर बिहार से जुड़ी, जहां पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर भी चुनाव हुए हैं और इस सीट पर आरजेडी की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार है। जेडीयू से कलाधर प्रसाद मंडल चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी जानकारी ये कि जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, बीमा भारती पीछे चल रही है। तो ये देख लीजिए, ये बड़ा अपडेट बिहार से, रुपौली से जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कलाधर प्रसाद जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो आगे चल रहे हैं, जबकि बीमा भारती पीछे चल रही हैं। सीधा शशांक के पास लेकर चलते हैं। शशांक, हालांकि शुरुआती रुझान इंतजार करना होगा, लेकिन बीमा भारती पीछे चल रही हैं। कितने मतों से फिलहाल वो पीछे नजर आ रही हैं शशांक? देखिए, 2433 वोटों से जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं कलाधर मंडल वो आगे चल रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े हैं शंकर सिंह, वो दूसरे नंबर पे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो तीसरे नंबर पे चल रही हैं। 2020 में
विधानसभा चुनाव में वह जदयू से जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो इस्तीफा देकर आरजेडी में आ गई। लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी और अभी वो तीसरे नंबर पर चल रही हैं। और जबकि पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि हम उनका समर्थन करेंगे। तो खैर अभी गिनती जारी रहेगी, क्या आगे चल के फिर उलटफेर होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन देखिए अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसको सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है और जेडीयू उम्मीदवार जो है, जो फर्स्ट राउंड की जो गिनती हो रही है उसमें बढ़त बना लिए हैं। जी ठीक है शशांक, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास और अपडेट्स आपसे लेंगे। तो देखिए बीमा भारती फिलहाल वहां से पीछे नजर आ रही हैं और अब आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड को लेकर अपडेट, जहां 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलोर पर चुनाव हुए और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रुझानों में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए उत्तराखंड की 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलोर जहां पर हुआ चुनाव और इस दोनों रुझान में शुरुआती जो रुझान है 2 घंटे में जो सामने आए हैं उनमें दोनों सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है, यानी कि अच्छे संकेत यहां पर कांग्रेस के लिए नजर आ रहे हैं। शाम तक ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी कि आखिर ये लोकसभा चुनाव के बाद जिसे पहली परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, इसमें कौन ये जंग जीतता है। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर वीरेश के पास लेकर चलते हैं। वीरेश, कांग्रेस आगे दोनों सीटों पर शुरुआती रुझान में अच्छे संकेत हैं ये कांग्रेस के लिए, लेकिन डिफरेंस कितना है? देखिए, हम अगर मैंगलोर सीट की बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है। करतार सिंह भडाना जो हरियाणा और यूपी दोनों जगह से पहले विधायक रह चुके हैं, हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा से उठाकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस बार उत्तराखंड से विधायक बनाना चाहती थी, लेकिन वो अभी दूसरे राउंड में महज 925 वोट पाए हुए हैं। यानी लगभग 1500 वोट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, वो बसपा के कैंडिडेट जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट है मोंटी, उससे आगे चल रहे हैं। और मोंटी के पिता का निधन हुआ, उससे ये सीट खाली हुई। मोंटी के पिता बसपा से यहाँ विधायक थे और ये सीट बसपा के पास थी, लेकिन काजी निजामुद्दीन को जो अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है उसे टिकट दिया। और अगर हम बात करें बद्रीनाथ की, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। और विडंबना देखिए, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से जीते थे और कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सांसद अनिल बलूनी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपने को शामिल कर लिया और उन्हें आश्वासन मिला था कि वो जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, लेकिन अभी वो पीछे चल रहे हैं। और लखपत बुटोला जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो उनसे आगे चल रहे हैं। तो अगर उत्तराखंड की हम बात करें, लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड ने सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, लेकिन उसके बाद महज 1 महीने बाद उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संकेत अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पंजाब से जुड़ा अपडेट भी हमारे पास है कि पंजाब में किस तरीके से शुरुआती रुझान, शुरुआती संकेत सामने आ रहे हैं। दरअसल जालंधर सीट पर उपचुनाव हुए, 2 राउंड की वोटों की गिनती के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत करीब 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए पंजाब के जालंधर में जहां पर हुआ उपचुनाव, 2 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो संकेत हैं वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए अच्छे हैं। मोहिंदर भगत 4000 वोटों से करीब आगे चल रहे हैं। तो मार्जिन अभी शुरुआती अगर 2 राउंड्स के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा मार्जिन है कि 4000 मतों से वो आगे चल रहे हैं पंजाब की जालंधर सीट। लेकिन हिमाचल में क्या हालात है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो चुके हैं और तीनों सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ तीनों जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो देख लीजिए यहां हिमाचल प्रदेश में भी ये अच्छे संकेत कांग्रेस के लिए सामने आए हैं। 3 सीटें और तीनों सीटों के रुझान सामने, देहरा, हमीरपुर, नालागढ़, ये तीनों जगह ऐसी जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर सचिन के पास लेकर चलते हैं। सचिन, जालंधर सीट वहां के लिए भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्जिन 4000 वोटों का शुरुआती 2 राउंड्स के हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए काफी अच्छा है। जी देखिए, पहले तो पंजाब में जो जालंधर वेस्ट पे जो है बाई इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे अपडेट ये है कि छठे राउंड के बाद जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो 17,900 वोटों के करीब जो है इतने वोटों से लीड कर रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट से। तो एक बड़ी लीड है आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को जो है वहाँ से मिली है। मोहिंदर भगत जो है, तो आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा मोमेंट है, खासकर लोकसभा इलेक्शंस के बाद। जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी
पार्टी महज 3 सीटें जीत पाई थी और ये एक प्रेस्टीज इशू था यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए भी और मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए भी। तो अभी छठे राउंड के तक जो ट्रेंड्स हैं उनमें एक बड़ी लीड जो है, और इसमें बड़ी बात यह है जालंधर वेस्ट में कि बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पे कांग्रेस प्रत्याशी हैं। और बीजेपी प्रत्याशी वो हैं शीतल अंगुराल जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे और आम आदमी पार्टी छोड़ के जो है वो बीजेपी में चले गए थे, तो वो अब तीसरे नंबर पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जो है दूसरे नंबर पर है। पर छठे राउंड के बाद लीड जो है बहुत बड़ी है, हालांकि आगे काउंटिंग जो है चलेगी। अगर यही हिमाचल प्रदेश में अभी फिलहाल के संकेत देखें तो कांग्रेस के लिए अच्छे नजर आ रहे हैं। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, तीनों पर कांग्रेस आगे चल रही है और देहरा सीट तो वीआईपी सीट है। सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के लिए ये अच्छे संकेत हैं। हिमाचल में देहरा सीट जो है, क्योंकि वहां पर चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर वो चुनाव लड़ रही हैं। तो हालांकि चौथे राउंड तक बड़ा नेक एंड नेक ये कॉन्टेस्ट चल रहा था। देहरा सीट पे 37 वोटों से जो है कमलेश ठाकुर उस वक्त पीछे थी, पर अब कमलेश ठाकुर जो है लगभग 1800 वोटों से आगे हो गई हैं बीजेपी कैंडिडेट से, होशियार सिंह से। और जो हमीरपुर और नालागढ़ सीट्स हैं उनमें भी कांग्रेस की जो है वो बढ़त है। हमीरपुर सीट पे लगभग 1700 वोटों की लीड है और नालागढ़ सीट पे भी लगभग 1500 वोटों से जो है कांग्रेस कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। तो फिलहाल जो ट्रेंड है हिमाचल में वो कांग्रेस के लिए अच्छा है फिलहाल, क्योंकि काउंटिंग जो है जारी है। इसमें क्या होता है ये फाइनल जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कहा नहीं जा सकता। तकरीबन माना जाए कि 2-2.5 बजे तक ये तस्वीर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि आखिर किसके पक्ष में नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश से एक अपडेट है कि एक सीट छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में वहां पर उपचुनाव हुए। दूसरे राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी राजा कमलेश प्रताप शाह वहां पर आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक सीट छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में जहां पर उपचुनाव हुए और दूसरे राउंड के बाद अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी के प्रत्याशी राजा कमलेश प्रताप शाह वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। पिस्टल से किसानों को धमकाने के मामले में पुणे पुलिस ने आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 2023 का जमीन विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। केस आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर और वीडियो में दिख रहे सभी लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो मनोरमा खेड़कर, पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पिस्टल लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि वीडियो पुराना बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से धमकाती हुई पूजा खेड़कर की मां यहां पर नजर आ रही थी, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां, उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। किसानों को धमकाने का आरोप उन पर लगा है और पुणे का यह मामला, पुणे पुलिस ने ही ये केस दर्ज किया है। 2023 का जमीन विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर किसानों को धमकाती हुई, पिस्टल लहराती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर और वीडियो में जो भी लोग यहां पर नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यही वीडियो जो लगातार सुर्खियों में आया, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ लगातार, कि किस तरीके से किसानों को पिस्टल के दम पर धमकाया जा रहा था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद इस मामले पर अब कार्रवाई की गई है। आरोप लगे कि किसानों को धमकाया जा रहा है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनके पिता के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। ये वीडियो वायरल हुआ था पिस्टल लहराने का, जिसके बाद इस वीडियो में जितने भी लोग नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ पुणे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो इस मामले पर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथ में पिस्टल। ये ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां है, मनोरमा खेड़कर इनका नाम है, जो किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही है। और बताया जा रहा था कि ये जो मामला है ये 2023 के जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला था। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त सीधे कनेक्ट है। नम्रता, इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि पूजा खेड़कर जो अपने तेवर दिखा रही थी, अपने सरकारी पद का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, उन पर कार्रवाई की है, उनके परिवार पर कार्रवाई की गई है। मनोरमा खेड़कर उनकी माता का नाम है, दिलीप खेड़कर पिता का नाम है। पिस्टल दिखाते हुए किसान को धमकी देते हुए एक वीडियो सामने आया था जिसको लेकर ये एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है कि गिरफ्तारी की तलवार भी जो है वो लटकती नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो बाउंसर उस वीडियो में नजर आ रहा था उस पर भी एफआईआर दर्ज किया गया
गया है और ऐसे में लगातार पुणे पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि धमकी के वीडियो का संज्ञान लेते हुए और भी उस तरह की वीडियो की तलाश की जा रही है कि कहीं इस वीडियो के अलावा ऐसे और भी कई इंसिडेंट्स तो नहीं है कि जहां पर खेड़ेकर परिवार ने लोगों को अपने पद का पावर दिखाते हुए धमकाया हो। तो फिलहाल जो पूजा खेड़ेकर के माता पिता हैं उन पर एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है और पूजा खेड़ेकर पर अलग से पुणे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो उनकी ऑडी कार है उसको जो है कंसीडर करके उस पर कार्रवाई की जा रही है, बंगले को लेकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे परिवार की जो है जिस आरोप को जो आरोप सामने आ रहे हैं उस पर पूरे पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि गिरफ्तारी भी इस केस में हो सकती है, ऐसी भी संभावना नजर आ रही है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर दी गई है उन सभी लोगों पर जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं धमकाते हुए, और खासतौर पर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर जो कि पिस्टल लहराती नजर आ रही है। देश में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है, कई हिस्सों में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। मैदान में तो कुदरत का कहर दिख ही रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। जबरदस्त बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। जुलाई में ऐसी बारिश आई है जो जमकर तबाही मचा रही है। यूपी में सैलाब कहर बरपा रहा है और उत्तराखंड में भी भारी बारिश तबाही का रूप लेकर आई। जगह जगह पर पहाड़ दरकने लगे। बिहार के भी कई जिले पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में आसमान से बरसे पानी ने परेशानी को बढ़ा दिया है। असम में तो हाल बेहद खराब है। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जिनके जरिए आप देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में किस तरीके से बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, उसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अलग अलग ये राज्य, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, यानी कि मैदानी इलाकों से लेकर के पहाड़ी राज्यों तक इस वक्त बारिश की चपेट में है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया और कहीं पर तो बाढ़ ने ऐसी हालात पैदा कर दिए हैं कि वहां पर लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि घरों तक के अंदर पानी घुस चुका है। तो ऐसे हालात खराब हो चुके हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं और आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पहाड़ी राज्यों में तो ऐसे हालात हो चुके हैं कि बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कई मार्गों को रोकना पड़ा है और आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। और अब आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे बिहार के रोहतास की, जहां पर आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू टीम यहां पर अपना काम करती हुई नजर आ रही है और यहां पर जैसे पानी भरा हुआ है और लोगों को किस तरीके से निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये आप रोहतास की तस्वीरें देख रहे हैं। बारिश और उससे आए नदियों और झरनों में उफान को ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे जिंदगी की जंग यहाँ पर चल रही है। ये तस्वीरें बारिश के बाद मां तुतला भवानी धाम के झरने में अचानक से सैलाब आ गया था, उसकी तस्वीरें हैं और कई लोग इसमें फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची और आप खुद इन तस्वीरों में देखिए कि बामुश्किल इन्हें रेस्क्यू किया गया, काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद जाके ये पूरी टीम इन सभी लोगों को सफल रेस्क्यू कर पाई। ये देख लीजिए ये तस्वीर, बारिश आई बहुत जोर से, उसके बाद मां तुतला भवानी धाम का झरना जहां पर अचानक से सैलाब आ गया और कई लोग इस सैलाब के अंदर फंस गए और फिर रस्सी के सहारे, इक्विपमेंट्स के सहारे रेस्क्यू टीम ने इन लोगों को यहां से बाहर निकाला। बिहार के रोहतास की तस्वीरें हैं और बेहद ये डराने वाली तस्वीरें कि किस तरीके से लोग जिंदगी की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में हालात तो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूब चुके हैं और अमूमन हर साल ऐसी ही तस्वीरें बिहार से देखने को मिलती हैं जब लोगों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना मानसून के सीजन में करना पड़ता है। अब ये जो तस्वीर है ये रोहतास की है, जहां पर आप साफ देखिए किस तरीके से रेस्क्यू टीम कितनी मुश्किलों के साथ इन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। हालांकि सभी लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जिंदगी की जंग लड़ते ये लोग इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे कि रस्सी के सहारे रेस्क्यू करने की कोशिश यहाँ पर की गई। बिहार का ये वीडियो बारिश और उससे आए नदियों और झरनों में उफान को ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं, बेबस हैं और कितनी जिंदगियां इस पानी के अंदर, जब ये पानी का सैलाब आया तो फंस गई और मुश्किल से इन लोगों की जान बचाई गई। ये देख लीजिए रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम खींचते हुए उन सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पर
जिंदगी की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे थे। और अब आपको बिहार के ही अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जिनमें आप देखेंगे कि ये जो हालात है बिहार में एक जगह पर नहीं है, बल्कि हर जगह पर ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार में अमूमन हर साल इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, जब लोगों को मॉनसून के सीजन में बारिश और बाढ़ की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर के घर तक पानी में डूब जाते हैं, ऐसे हालात बिहार में बनते हैं। रोहतास की तस्वीरें देख लीजिए, हाजीपुर की तस्वीर आपके सामने है, सुपौल की तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आने जाने में समस्या होती है, मरीजों को अस्पताल तक जाना हो तो उसके लिए रास्ता नहीं होता है, और किस तरीके से अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें लोग किस तरीके से बाहर निकले, ये उनके सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम और उसके अलावा कई तरह की ऐसी दिक्कतें जब लोगों को दो चार होना पड़ रहा है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। तो आपको यूपी के शाहजहांपुर की एक तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बाढ़ और बारिश के बाद हाल बेहाल है। तस्वीरें देखिए और आप खुद सोचिए कि हालात क्या हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तस्वीर है। वाहन पानी के सैलाब में फंस गए हैं, क्रेन की मदद से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। जिंदगियां फंसी हुई हैं, उन्हें किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। रिहायशी इलाकों में इस तरीके के हालात यूपी के शाहजहांपुर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, 4 पहिया वाहन क्रेन की मदद से इसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पानी के सैलाब में डूब चुके हैं वाहन के वाहन, और लोग किस तरीके से इतनी कोशिशों के बाद यहां से गुजर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको सीधा हम लेकर चलते हैं दिव्यांकर तिवारी के पास, शाहजहांपुर में ही वो मौजूद हैं। वो आपको दिखाएंगे कि क्या हालात फिलहाल शाहजहांपुर में नजर आ रहे हैं। दिव्यांकर, तस्वीरें देखकर परेशानी होती है, दिक्कत होती है कि किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बारिश और बाढ़ के बाद ऐसे हालात की जिंदगियां जंग लड़ रही हैं, वाहन पानी के अंदर फंसे हुए हैं, क्या उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया? दिव्यांकर जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन अपनी ओर से ये पूरा दावा कर रहा है कि जो लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उन्हें हर संभव मदद करने की जो कोशिश है वो उनकी ओर से की जा रही है। लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है उसकी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे हनुमान जी की 104 फीट ऊंची हनुमत धाम का ये इलाका है। हनुमान जी की 104 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो आपको नज़र आएगी। शनिवार का आज दिन है और अमूमन मंगलवार और शनिवार को ऐसी यहाँ पर जो भीड़ लगती है, तकरीबन 10,000 के आसपास जो लोगों का जमावड़ा यहाँ पर होता है। लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो वो लोगों वाली की भीड़ की जगह जो पानी का जो जल सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हर ओर आपको पानी ही पानी आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ मंदिर से लेकर आगे पुल क्रॉस करने के बाद जो मस्जिद है वो भी इसकी चपेट में है। तो बाढ़ ने किसी को भी छोड़ा नहीं है, किसी भी धर्म से उसने भेदभाव नहीं किए। इसके ठीक बगल में आप देख पाएंगे, जब मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये मैरिज हॉल है। दोनों जो मैरिज हॉल है, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में दीवार थी, वो भी बाढ़ की चपेट में आ गई और ये भी टूट गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 30 से 35 हज़ार लोग जो हैं वो प्रभावित हैं। और सामने मेरे ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे कि लोगों का जो सामान है वो आपको छतों पर रखा हुआ साफ तौर से नजर आएगा। 1 दर्जन से ज़्यादा मोहल्ले जो हैं वो जो खन्नौत नदी का पानी है उसने प्रभावित किया है इन लोगों को, और लोग अपना सामान छतों पर रखकर यहाँ से दूर चले गए हैं। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने मद्रास रेजिमेंट की 3 बटालियन, 1 पीएससी और एनडीआरएफ के साथ साथ 64 बाढ़ चौकी जो है वो बाढ़ पर निगाह रखने के लिए लगाई है। और इसके साथ साथ अगर सुखदेवानंद पीजी कॉलेज की बात करें, जिला अस्पताल है, वहाँ पर भी पानी भर गया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। लोधीपुर, हनुमत धाम जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, इसके साथ साथ सुभाष नगर का इलाका, ककरा, अजीजगंज, नवादा, इंदरपुर। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि शाहजहांपुर में कुछ इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को आई है। इतना ज़्यादा जो पानी है वो यहाँ पर पहुँचा है, इस इलाके में पहुँचा है और पहली बार शहर के अंदर पहुँचा है। जो हम जिस घर पर मौजूद हैं, इसी घर के जो रहने वाले हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा, और जब पानी आया तो जो लोग यहाँ से हट के गए वो लोग कैसे गए। ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। जी, अन्नपूर्णा शर्मा। ये बताइए, पानी आए कितने दिन हो गए हैं? लगभग 4 दिन। किस तरह की दिक्कतें हुई, क्या आपके घर में किस तरह का नुकसान पहुंचाया पानी? हमारे तो चारों तरफ से पानी भरा है, इसलिए हमारा हाल धंस गया है। हमारे रूम का प्लास्टर भी नीचे धंस गया है। ये लोग उसमें रह रहे हैं, इन्हें बड़ी छोटा बच्चा है तो बड़ी दिक्कत आ रही है उसे। और फिर लाइट काट दी है प्रशासन इतना ढीला है कि इतनी कंप्लेंट बरसों से हो रही है, लेकिन लाइट दे ही नहीं रहे। लाइट नहीं दे रहे। ये बताइए, जो छतों पर ऊपर हम सामान देख रहे हैं, तो ये लोग कैसे यहाँ से अपने छोड़ कर गए? ये सब लोग जो हैं सीढ़ियों से और दीवार
और ये टायर खुद की व्यवस्था करके ट्यूब में पानी भर के, और जो अपनी पर्सनल नाव की व्यवस्था करके जैसे तैसे ये छतों से बहुत मुश्किल से निकले, बांस पकड़ पकड़ के। प्रशासन की ओर से कोई मदद की गई, कोई यहाँ पर सहायता करने के लिए पहुँचा? कोई अलर्ट नहीं, कोई आया नहीं। जो कुछ भागे हैं सब अपने आप से भागे हैं, धीरे धीरे करके। आपके घर में क्या क्या नुकसान हुआ? मेरे घर में नीचे का फर्श बैठ गया, पूरा हाल का, कमरों का, और ये बहुत नुकसान हो गया। घर के बगल पूरा पानी भरा हुआ है, तो क्या कुछ सांप या फिर कुछ बिच्छू कुछ आ जाते हैं? सांप तो यहाँ से निकल के बराबर जा रहे थे। हाँ, और इधर सामने जो वो दीवार देख रही है, वहाँ का एक वीडियो आया था मगरमच्छ का, वहाँ पे आ गया। 4 दिन क्या है ये? मंगल से ये शुरू हुआ है। हम आपको तस्वीर पीछे की आपको दिखाना चाहेंगे पूजा, कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने छतों पर सामान रखकर किस तरह से यहाँ से दूर हटे हैं। तो उसकी आप तस्वीरें यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा शहर के अंदर, शाहजहांपुर के अंदर खराब आपको नज़र आएंगे। हर ओर आपको जो सामान है वो छतों के ऊपर रखा हुआ लोगों का नज़र आएगा। आनंद फानन में जब यहाँ पर पानी आया, खरनौत नदी का पानी तेज़ी से जब बीते मंगलवार को यहाँ पर पहुँचा है, तो उसके बाद किस तरह की भयावह स्थिति साफ तौर से हो गई। अब तो पानी के हाल जो एग्जैक्ट पोजीशन थी जब पानी यहाँ पर आया था, तो उसके भी निशान आपको नज़र आएंगे। किस तरह से दीवार के 3 से 4 फीट पानी जो है वो नीचे गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से और कितनी खराब स्थिति इस पूरे इलाके की हुई है। और तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा जो मोहल्ले आ रहा है कि कैसे लोगों के आशियाने जो जिंदगी भर की कमाई के साथ उन्होंने यहाँ पर बसा कर रखे थे, वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप जो वहाँ के लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं गई, लोग खुद इंतजाम करके खुद यहाँ से निकलते हुए नजर आए। कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग की पहल पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शहीद की पत्नी की तस्वीर पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर महिला आयोग ने पहल की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। अब इस मामले पर राष्ट्रीय आयोग ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर आपको ध्यान होगा कि तस्वीरें भी वायरल हुई थी और अभद्र टिप्पणी उनको लेकर की गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर केस दर्ज कर दिया गया है। देखिए, इस पूरे हफ्ते सोशल मीडिया पर शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति की चर्चा होती रही। बीते शनिवार को शहीद की पत्नी को राष्ट्रपति के हाथों कीर्ति चक्र दिया गया था। कीर्ति चक्र मिलने के बाद शहीद का परिवार चर्चा में आया और शहीद की पत्नी स्मृति की प्रेम कहानी वायरल हुई। लेकिन अब शहीद के घर में ही सम्मान पर घमासान छिड़ गया है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह दामी मेडिकल को 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। बीते शनिवार को जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देखने सुनने वाला हर शख्स भावुक हो गया। We met on the first day of college and I would not be dramatic but it was love at first sight. 5 महीने के सुहागन स्मृति ने पहली बार कैमरे पर अपनी प्रेम कहानी साझा की थी। And I would not be dramatic but it was love at first sight. And after a month he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. सोशल मीडिया पर स्मृति का ये वीडियो वायरल हुआ और लाखों लोगों ने देखा। उस दिन दिल्ली में शहीद अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों लिया था। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। लेकिन हफ्ते भर के भीतर ही जो कहानी सामने आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता वीरेश पांडे से बातचीत में शहीद अंशुमन की मां और पिता ने बहू स्मृति को लेकर काफी कुछ दावा कर दिया और इस दावे को जानकर सुनकर हर कोई हैरान है। 5 महीने वो आपकी बहू रही, लगभग 5 महीने से ज्यादा भी हैं वो, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, एक दुख, एक दर्द, एक इस तरह की परिस्थितियां जो सामाजिक रूप से शोभा नहीं देती हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? टच में भी नहीं रह रही हैं, हमें बस इतना ही तकलीफ था। और रही बात बेटे के सम्मान का, शेयर करती तो अच्छा होता, ये दर्द है। कीर्ति चक्र आप देख भी नहीं पाई थी ठीक से?
देखे ही नहीं, बस छूने का मौका मिला वहाँ बेटे के सम्मान का, और बस उतना ही। मैं तो चाह रही थी कि वो एक बार कि मैं खोल के देख लूँ कि कैसा होता है, क्योंकि वो एक बॉक्स में था, तो बस छूने का ही मौका। आपने कहा नहीं कि हम मुझे देखना है, या उन्होंने कहा नहीं? मैं 4 दिन रही, मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार मेरे तरफ वो देखे भी कि ये मेरी सास है, वो देखी भी नहीं कि मैं उसकी सास हूँ। 4 दिन बीत गया, वैसे ही मैं सोच रही थी वो देगी देखने के लिए, दी नहीं। तो ये दर्द निकल रहा है, इतना दर्द होता है। एक बेटा भी खोया, एक सम्मान देखने का भी मौका नहीं मिला, और क्या हम इतना बदनसीब हैं जो अपने बेटे का सम्मान भी हाथ में लेके एक बार देख नहीं सकते। ये दर्द है बहुत, कुछ नहीं चाहिए एक माँ बाप के लिए। मैं खास करके तो अपने लिए बोलूँगी, मुझे तो मेरा अंशुमान चाहिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह से भी बात की और बहू को लेकर उनका पक्ष भी जाना। कुछ एबीपी न्यूज के दर्शक जो उत्सुक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि शहीद अंशुमान सिंह के माँ बाप के साथ आखिर क्या हुआ। मेरी बहू हमसे बात क्यों नहीं करती, नंबर क्यों ब्लॉक कर देती है, या ऐसा क्यों हुआ। बहू भी आई थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा ठीक है, जो भी मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप लीजिए, हमें उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पुरस्कार है, सम्मान का पुरस्कार, जो माता ने 9 महीने अपने पेट में पाला, और तो आप उनकी माता जी को ग्रहण करने दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें, और हमें अपने अधिकार से कोई भी समझौता नहीं। तो मैंने कहा कि आपके अधिकार एक पत्नी का तो है, क्या एक माँ और बाप का कोई अधिकार नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप ये सरकार से पूछें। उसके बाद आर्मी ऑफिसर्स ने कोशिश की कि हमारे बीच बातचीत भी हो, हमने उनसे पूछा भी, बातचीत भी हुई। अगले दिन जब रिहर्सल के लिए जा रहे थे तो मेरी बेटी ने बात करने का प्रयास किया उस लिफ्ट में मेरी बहू से, तो उनका ये रिप्लाई था आई डोंट वांट टू। रहे हम आमने सामने सोफे पर बैठे थे, लेकिन मेरी बहू ने कभी ये भी नहीं कहा कि ठीक है आप लोग जरा अपने हाथ में वो पकड़ी रहे कि एक बार दे दें हाथ में, हम लोग देख पाएँ कि वो कीर्ति चक्र होता कैसे। हम तो फोटो बहुत देखते हैं, लेकिन मेरे बहादुर बेटे की जाबाजी का वो प्रतीक था। तो निश्चित रूप से हमारी भी तमन्ना थी और दिली उद्गार था कि हम भी हाथ में पकड़ के देखें। वहाँ मानेकशॉ सेंटर से जब हम गए थे मिलने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से, मैं उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है वो चेंज होकर के गुरदासपुर हो गया है। मैंने इस बात पे सक्षम अधिकारियों से बात उठाई। देवरिया के रहने वाले शहीद अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन थे। सियाचिन में उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आग की घटना से कई साथियों को बचाया और खुद शहीद हो गए। 19 जुलाई 2023 को यह घटना तब हुई जब उनकी शादी को महज 5 महीने ही हुए थे। जब टेंट में शॉर्ट सर्किट में आग लगी थी, 3 जवानों को उन्होंने सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन खुद झुलस गए। सास ससुर के आरोप पर एबीपी न्यूज ने बहू स्मृति से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन गुरदासपुर में कैमरे पर उनसे बात नहीं हो पाई। स्मृति के माता पिता पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में रहते हैं। हमने स्मृति और उनके माता पिता से बात करने की कोशिश की, जो पिछले कल तक अपने घर में ही मौजूद थे। हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य, ना तो स्मृति और ना ही उनके माता पिता जो हैं, इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल सास ससुर के आरोपों को सुनकर हर कोई हैरान है और सोशल मीडिया पर अब कल से यही आरोप वायरल हो रहा है।